वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे कोशिका के संरचना के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? कोशिका के संरचना के बारे में। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी हम लोग भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं, ठीक है। ये जो हमने भोजन किए हमारे शरीर के अंदर गया, ठीक है। अब उसका क्या होगा? पाचन होगा। हमारे शरीर के अंदर कोई भी खाना जैसे खाते हैं, चावल दाल जो भी खाएंगे, उसका क्या होगा? पाचन होगा। इसका क्या हुआ आपका? पाचन। अब ये जो हमारा भोजन है, पाचन होकर के इस भोजन का क्या होगा? इसका जो पाचित पदार्थ होगा, जो जो मतलब कि पच गया पदार्थ, उसका जो पाचित पदार्थ होगा, क्या होगा? इसका पाचित पदार्थ। ये जो हमारा पाचित पदार्थ हुआ, क्या? जब भी हम कोई भोजन करेंगे हमारे शरीर के अंदर जाएगा, उसका क्या होगा? सबसे पहले पाचन होगा। अब जो भी वो पाचन हो गया उस भोजन का, वो जो पाचित भोज्य पदार्थ है वो रुधिर। रुधिर मतलब क्या? रक्त के माध्यम से। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से ये पाचित भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के कहां जाएगा? कोशिका के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? कोशिका के अंदर जाएगा। ये मान लेते हैं कोशिका हुआ, ठीक है। अब ये हमारे कोशिका के अंदर गया, तो कोशिका के अंदर में एक चीज होता है जिसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम। क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर में एक चीज होता है जिसे कहते हैं लाइसोसोम। इसके अंदर होता है एक लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है। कोशिका के अंदर में क्या होता है? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करेगा? अब एक एंजाइम क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्या करेगा? एक एंजाइम रिलीज करेगा। एंजाइम रिलीज करेगा और ये जो भी हमारा पाचित भोज्य पदार्थ है हमारे जो कोशिका के अंदर गया, उसको अपने एंजाइम की मदद से यही लाइसोसोम तोड़ करके अपने अंदर क्या करेगा? संरक्षित करेगा। क्या करेगा? अपने अंदर कोशिका के अंदर में संरक्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? ये एंजाइम भोज्य पदार्थ को संरक्षित कर लेता है। संरक्षित करने के बाद क्या होता है? जब भी फिर उसका मतलब कि क्या होता है? जरूरत पड़ता है उसका उपयोग करता है, ठीक है। तो क्या करता है ना, सबसे पहले जो ये हमारे कोशिका के अंदर में लाइसोसोम जो हुआ, क्या हुआ? लाइसोसोम। यह हमारे शरीर के अंदर कोशिका में जो भी भोज्य पदार्थ होता है, जो भी हम खाते हैं खाना, संरक्षित भोज्य पदार्थ होता है, उसको क्या करता है? उसको अपने एंजाइम की मदद से क्या करता है? अपने एंजाइम की मदद से तोड़ करके अपने अंदर में संरक्षित करता है। और जब भी जरूरत पड़ता है, जब भी आकस्मिक अवस्था होता है, आकस्मिक अवस्था मतलब क्या हुआ? जब भी मान लेते हैं हम एक दिन खाना अगर नहीं खाएं, ठीक है, एक दिन अगर हम खाना नहीं खाएं तो बिना भोजन का तो कोशिका तो मर जाएगा, तो फिर हम भी मर जाएंगे ऐसे में। इसीलिए लाइसोसोम बहुत ही जरूरी होता है कोशिका के अंदर, क्योंकि जब अगर लाइसोसोम नहीं रहेगा कोशिका के अंदर तो भोजन जो होगा जिस समय हम खाएंगे बस उसी समय यूज होगा और बाद के लिए कुछ नहीं रहेगा। अगर हम 1 से 2 दिन तक भूखे रहते हैं तो हम मर जाएंगे। इसीलिए बहुत ही जरूरी होता है लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि जब भी हम खाना खाएंगे, ठीक है, अभी मैंने खाना खाया, ठीक, उसके बाद खाना खाने के बाद अभी तो मेरे कोशिका के अंदर में क्या भोजन गया, पाचित जो भी भोज्य पदार्थ वो अंदर में जाएगा। लेकिन फिर अगर मान लेते हैं कि अगले हम 10 घंटा तक खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, अगले 10 घंटे तक हम खाना नहीं खाते हैं, तो फिर यही जो लाइसोसोम अपना एंजाइम की मदद से जो भी क्या करता है? भोजन को तोड़ करके संरक्षित करता है, वही धीरे धीरे उपयोग करता है और हमारा कोशिका जीवित रहता है। तो ये होता है लाइसोसोम का कार्य। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या होता है? लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, ठीक है। ये लाइसोसोम का कार्य हो गया। और लाइसोसोम जो होता है ना कोशिका के अंदर में, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जब भी क्या होता है, जब इस मान लेती है कोशिका हुआ, ठीक है, ये कोशिका का जब भी जीवन काल पूर्ण हो गया, जीवन काल पूर्ण होने का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग हैं, कोई भी इंसान है, ठीक है, इंसान का जैसे कि मान लेते हैं अभी जीने का उम्र कितना होता है? 70 से 80 साल होता है। अगर 70 से 80 साल पूरी उसका तो मृत्यु हो जाता है कोई भी इंसान का। उसी तरह से ये कोशिका जो है, कोशिका का भी तो कोई ना कोई जीवन काल होगा, इतना दिन तक उसको जिंदा रहना है। इसीलिए क्या, जब भी मतलब कोशिका का जीवन काल पूर्ण हो जाता है, मतलब कि जितना दिन उसको जिंदा रहना रहता है, उतना दिन अगर वो जिंदा रह जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है?
यही जो लाइसोसोम है अपने एंजाइम की मदद से इसके सारे क्या करता है, कोशिका के सारे जो कोशिकांग होते हैं, इसके और भी जितने भी अंग होते हैं उन सभी को क्या करता है, यही लाइसोसोम नष्ट करता है और कोशिका को मृत्यु में सहायक बनता है। क्या क्या करता है, यही लाइसोसोम जो कोशिका की मृत्यु में सहायक बनता है, मृत्यु में सहायक बना। अब ये इसके अंदर में, कोशिका के अंदर में ही लाइसोसोम है और कोशिका को ही मार रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, एक तरीका से मानो तो आप लोग आत्महत्या कर रहा है। इसीलिए इस लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका का आत्महत्या का थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या का थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली। यहां तक क्लियर है। अभी तक मैंने आप लोगों को बस इतना बताया है कि हम जो भी भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उसका जो भी पाचन होता है और वो पाचित भोज्य पदार्थ क्या जाता है, हमारे कोशिका के अंदर में जाता है। और जो भी कोशिका के अंदर में उस समय अगर जो भी उपयोग करने की चीज होगा उतना तो खाना उपयोग कर लेगा, उतना भोजन उपयोग कर लेगा। फिर जो भी बच जाता है, यही लाइसोसोम जो होता है अपने एंजाइम की मदद से उन सभी को तोड़ करके, भोजन को तोड़ करके अपने अंदर संरक्षित करता है और जब भी आकस्मिक अवस्था होता है तो उसका उपयोग करता है, पहला। और दूसरा मैंने क्या बताया, ये कोशिका का एक अंग होता है, ठीक है। और जब भी कोशिका का जीवन काल पूर्ण हो जाता है तो यही एंजाइम, तो इसी एंजाइम की मदद से कोशिका के सारे अंग को नष्ट किया जाता है और अंग को नष्ट करने के बाद इसका मृत्यु में सहायक होता है कोशिका के। ये खुद का मृत्यु कर रहा है ना, इसका खुद का पार्ट है एंजाइम। ये क्या हुआ, कोशिका का खुद का एक पार्ट होता है लाइसोसोम, और लाइसोसोम ही कोशिका का मृत्यु में मदद करता है। इसीलिए क्या किया, एक तरीका से आत्महत्या किया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, आत्महत्या का थैली कहा गया। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, मान लेते हैं ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका, कोशिका के बाहर से कोई भी मान लेते हैं बैक्टीरिया हुआ, क्या हुआ, बैक्टीरिया आया। यहां से कोई भी अगर बैक्टीरिया आने का कोशिश करता है तो यही जो होता है ना लाइसोसोम, क्या होता है, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम ना इसको अपने एंजाइम की मदद से नष्ट करता है। क्या करता है, अपने एंजाइम की मदद से बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। जैसे कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आने का कोशिश किया, ठीक है, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आने का कोशिश किया तो इसको क्या किया, पहले ही नष्ट कर दिया इस लाइसोसोम ने। और नष्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी हुआ इसको साफ कर दिया जाता है, इसको मतलब यहाँ से हटा दिया जाता है। जब मतलब कि कोई भी बाहर से चीज आ रहा है, कचरा, ये मान लो तो कचरा ही हुआ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कहीं बाहर से आ रहा है और क्या कर रहा है, ये लाइसोसोम इसको नष्ट करके इसको बाहर फेंक दे रहा है। बाहर फेंक दे रहा है मतलब इसका सफाई कर रहा है। इसीलिए इस लाइसोसोम को क्या कहा, सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफाई कर्मी, सफाई कर्मी भी कहा जाता है लाइसोसोम को, लाइसोसोम को सफाई कर्मी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने इतना जाना कि जो हमारा मतलब कि भोजन करते हैं वो भोजन हमारे कोशिका के अंदर जाता है, कि क्या जाता है, भोजन कोशिका के अंदर में जाता है और वो क्या करता है, लाइसोसोम उस भोजन को अपने अंदर संरक्षित कर लेता है। क्या करता है, संरक्षित कर करके, और जब भी हमको आकस्मिक अवस्था में जब भी जरूरत पड़ता है तो इसका उपयोग करता है। दूसरा क्या करता है, ये आत्महत्या कर लेता है। और तीसरा क्या करता है, सफाई करता है, जो भी बैक्टीरिया आता है तो इसको सफाई कर्मी कहा जाता है, लाइसोसोम। तो मतलब अभी हम लोग कोशिका की संरचना में एक जो पढ़े हैं लाइसोसोम के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में पढ़े हैं, लाइसोसोम के बारे में पढ़े हैं। यहां तक आप लोग समझ गए हैं ना। तो फिर कोशिका के अंदर में जो अगला एक पार्ट होता है, कोशिका के बीच का जो केंद्रक होता है वो होता है। मान लेते हैं ये हमारा क्या हुआ, फिर से कोशिका हुआ। कोशिका का संरचना में जो अगला एक पार्ट होता है उसका क्या होता है, केंद्रक होता है। तो केंद्रक बीच में होगा, क्या होगा, केंद्रक हो गया, इसका बीच में हो गया। अब इस केंद्रक से ना एक ऐसे जालीदार तरीका से एक ऐसे संरचना निकलता है। कैसे निकलता है, ऐसे करके पूरे चारों तरफ संरचना निकलता है कोशिका के अंदर से। ये जो संरचना निकलता है कोशिका के चारों तरफ से, इसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको क्या कहें, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, इसके ऊपर पे क्या होता है, पहले वो छोड़िए, पहले हम बताते हैं अंतःप्रद्रव्य जो जालिका होता है दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है चिकनी और एक होता है खुरदुरी टाइप का। ये हो गया कितने टाइप का अंतःप्रद्रव्य जो जालिका हुआ, ये हो गया दो प्रकार का। पहला क्या हुआ? चिकनी, और दूसरा खुरदरी। चिकनी किसे कहेंगे? जैसे कि ये हमारा ये जो हमको दिख रहा है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये हो गया चिकनी। और खुरदुरी तब किसको कहेंगे? इसी के ऊपर में ये जो हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका हुआ, इसी के ऊपर में ऐसे करके राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। इसी के ऊपर पे क्या होता है? राइबोसोम होता है। अब जिसके ऊपर पे, जैसे कि इसके ऊपर पे राइबोसोम अगर आ गए, इस अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर पे अगर राइबोसोम आ गया, ये तरीका से मान लीजिए अगर इस पे चलेंगे तो क्या खुरदुरी टाइप का दिख रहा है ना, ये खुरदुरी होगा। इसीलिए जिसके ऊपर पे राइबोसोम होगा, जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर पे राइबोसोम होगा, इस पे क्या होगा? राइबोसोम हुआ। इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है। लेकिन चिकनी में क्या होगा? इस पे राइबोसोम नहीं होगा। इस पे राइबोसोम नहीं होगा। कितने टाइप का होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका? दो टाइप का होता है। एक होता है चिकनी, एक होता है खुरदरी। चिकनी किसको कहेंगे? जो मतलब नॉर्मल रहता है, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे सिंपल जो दिख रहा है ये प्लेन है, इसीलिए इसको चिकनी कहेंगे। और खुरदुरी में क्या होगा? इसके ऊपर मतलब राइबोसोम आ गया, एक तरीका से कैसे होगा? खुरदुरी टाइप का हो गया ना, ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहेंगे। ठीक है। ये जो राइबोसोम होता है ना, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है राइबोसोम। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया? ये क्या हुआ, फिर से मैं एक बार आपको बताता हूं। ठीक है, ये कोशिका है पूरा, कोशिका के बीच में क्या हुआ? इसका केंद्रक हुआ। केंद्रक के चारों ओर क्या निकला हुआ है? ये अंतःप्रद्रव्य जालिका निकला हुआ है। ठीक है। ये अंतःप्रद्रव्य जो जालिका होता है कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है चिकनी और एक होता है खुरदरी। चिकनी किसको कहेंगे? जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होगा उसको चिकनी कहेंगे, और जिसके ऊपर राइबोसोम होगा उसको खुरदरी कहेंगे। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो हुआ, क्या हुआ? इसके सबसे पहले क्या होगा? इसके ऊपर पे होता है राइबोसोम। किसके ऊपर? अगर आपसे सवाल पूछा गया राइबोसोम कहां पे होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? राइबोसोम जो होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर होता है। और कोशिका का जो मान लीजिए अगर ये इसका नहीं रहेगा, ये अगर इसका अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका के अंदर नहीं रहेगा, इसका कैसा शेप रहेगा नहीं रहेगा कोई पता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि अगर कोई टायर लेते हैं, क्या लेते हैं? टायर, साइकिल का अगर चक्का लेते हैं टायर, अगर उस चक्के में अगर रिम नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा? रिम नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा? वो चिपटा रहेगा, उसका कोई भी शेप रहेगा क्या? जैसे कि अगर रिम लगा हो तो वो ऐसे कर गोल रहता है शेप का। अगर उसके अंदर में रिम नहीं लगा रहेगा तो फिर वो चिपटा हो जाएगा ना। वैसे ही करके इसका एक तरीका से मानो तो ये रिम के टाइप का है चारों तरफ। जिस अगर ये चारों तरफ है, इसका शेप बन रहा है ना, अगर ये नहीं रहता तो फिर तो ये ऐसे सिकुड़ जाता पूरा, मतलब ऐसे सिकुड़ जाएगा। लेकिन इसको चारों ओर निकला हुआ है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इसका एक आकार आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका का जो आकार किसके कारण आ रहा है? इसके अंदर आकार किसके कारण आ रहा है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका के कारण ही इसके अंदर में आकार आ रहा है। और इसका जब आकार इसके कारण में आ रहा है, तो इसको एक तरीका से हम कह सकते हैं कि ये जो कोशिका का क्या होता है? कंकाल तंत्र होता है। क्या होता है? कंकाल तंत्र। कोशिका का कंकाल तंत्र होता है। इसके ऊपर राइबोसोम होता है।
इसके ऊपर पे क्या होता है, राइबोसोम होता है। और क्या होता है, और मान लेते हैं कि कोई भी जैसे कि खराब पदार्थ, ठीक है, कोई भी जैसे कि क्या अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल मतलब क्या, कोई भी मतलब जो भी पदार्थ उसका हमारे उपयोग का नहीं होगा, हमारे कोशिका का उपयोग का नहीं होगा, वो पदार्थ अगर हमारे कोशिका के अंदर में प्रवेश करने का कोशिश करेगा, वो कोशिका हमारे वो पदार्थ अगर हमारे कोशिका के अंदर में प्रवेश करने का कोशिश करेगा, तो उसका जो ये जो होता है ना अंतःप्रद्रव्य जालिका, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या, वो निर्वासीकरण कर देता है। अगर कोई भी मतलब कि बिना जरूरत का सामान अगर कोशिका के अंदर में प्रवेश करने का कोशिश करेगा, तो इसका निर्वासीकरण करता है, निर्वासीकरण। विकास विकासित पदार्थ का क्या करेगा, निर्वासीकरण करता है। कौन, यही अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये जो हमने अभी चर्चा किया, फिर से मैं एक बार बताता हूं कि मेन जो इसका पॉइंट क्या क्या हुआ। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका जो हुआ, इसी के ऊपर राइबोसोम है, इसी के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम है, पहला पॉइंट इसके ऊपर राइबोसोम है। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, ये इसका कंकाल तंत्र हुआ, कोशिका का कंकाल तंत्र कैसे हुआ, अगर ये नहीं रहता इसका क्या कोई शेप बन पाता, नहीं ना। इसीलिए अगर इसी के कारण इसका शेप बन पा रहा है, इसका आकार बन पा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहें, कंकाल तंत्र कहें। और बाहर से कोई भी निर्वासित पदार्थ मतलब बिना उपयोग का अगर पदार्थ आता है, उसको यहाँ से हटा दिया जाता है। सिंपल भाषा में समझो तो यहाँ से हटा दिया जाता है, इसका निर्वासीकरण कर दिया जाता है। फिर आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अभी हम लोग केंद्रक के बारे में चर्चा करेंगे कि केंद्रक क्या होता है। अब हम लोग क्या चर्चा करेंगे, केंद्रक के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोशिका जो होता है, ये मान लेते हैं क्या हुआ, कोशिका, कोशिका के बीच में क्या हुआ, केंद्रक। ये हो गया केंद्रक, ये हो गया कोशिका। ठीक है। अब कुछ ऐसे कोशिका होते हैं जिसके अंदर में क्या होता है, केंद्रक होता है, और कुछ ऐसे कोशिकाएं होती है जिसके अंदर में कोशिका, कुछ ऐसे कोशिकाएं होती है जिसके अंदर में केंद्रक नहीं होता है। यहां पे भी डालो रे, इसके ऊपर, उसमें उसमें डालो। क्या मैंने बताया कि कुछ कोशिका ऐसे होती है जिसके अंदर में केंद्रक होती है, कुछ कोशिका ऐसा होता है जिसके अंदर में केंद्रक नहीं होता है। क्या मैंने बताया पहले, कोशिका का दो टाइप, जिसमें एक में केंद्रक होगा, केंद्रक इसमें है, और एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर केंद्रक नहीं है। कितने मैंने टाइप बताया, कोशिका का दो टाइप बताया फिर से, कि एक के अंदर में केंद्रक है और दूसरे के अंदर में केंद्रक नहीं है। तो जिसके अंदर में केंद्रक है, जिसके अंदर में केंद्रक है, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। जिसके अंदर में केंद्रक होगा, जिस कोशिका के अंदर में केंद्रक होगा, उस कोशिका का नाम क्या देंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। और कुछ ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर में केंद्रक नहीं होता, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यहां तक क्लियर है कि कुछ ऐसी कोशिका होंगी जिसके अंदर केंद्रक होगा, और कुछ ऐसी कोशिका होंगी जिसके अंदर केंद्रक नहीं होगा। जिसके अंदर केंद्रक होगा, जिस कोशिका के अंदर, उसको कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, और जिस कोशिका के अंदर में केंद्रक नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। अब समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से मतलब कि जीव होते हैं, या फिर हाँ जीव होते हैं जिसके कोशिका के अंदर में केंद्रक होता है, और ऐसे कौन कौन से जीव है जिसकी कोशिका के अंदर में केंद्रक नहीं होगा। तो जिसकी कोशिका के अंदर में केंद्रक होगा उसको मतलब कि कौन कौन से जीव होते हैं, इसके उदाहरण में क्या कहा, क्या क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, जितना भी
क्या होता है, जंतु होता है, जितना भी जंतु होगा उसकी कोशिका के अंदर में क्या होगा, केंद्रक होगा। तो इसके एग्जांपल में क्या आएगा, जंतु आएगा, और क्या आएगा, पौधा आएगा, और क्या आ जाएगा इसके अंदर में, मानव जितना भी आएगा, मतलब ये सभी जो चीज आपको दिख रहा है ना, जंतु, कोई भी जीव जंतु हुआ या फिर कोई भी पौधा हुआ या फिर कोई भी मानव हुआ, इन सभी के अंदर जो भी कोशिकाएं होंगी, उसके अंदर में जो भी कोशिका होंगे, उसकी कोशिका के अंदर में क्या होगा, तो उसकी कोशिका के अंदर में केंद्रक पाया जाएगा। और मान लेते हैं कि इसके उदाहरण में क्या आएगा, जीवाणु आएगा। क्या इसके उदाहरण में क्या आएगा, जीवाणु आएगा एग्जाम्पल में। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जीवाणु आएगा। तो जीवाणु की जो अंदर में कोशिका होती है ना, उसकी कोशिका के अंदर में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो फिर अब हम बात करते हैं मनुष्य की के अंदर में जो भी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर में, कोशिका के अंदर में, मनुष्य की कोशिका के अंदर में क्या रहेगा, केंद्रक रहेगा। अब अगला जो हमारे मन में सवाल आता है, ये केंद्रक कैसे बना होता है, केंद्रक के अंदर में क्या क्या होता है, तो इसी फिगर में बताते हैं। ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक कैसा दिख रहा है, केंद्रक, यहां पे इस केंद्रक को उठा के ले आते हैं। ये क्या हो गया केंद्रक। केंद्रक जो होता है गुणसूत्र से बना होता है। किससे बना होता है, गुणसूत्र से बना होता है केंद्रक। गुणसूत्र कुछ देखने में ऐसा लगता है, ये जो हमारा केंद्रक होता है गुणसूत्र से बना होता है, और गुणसूत्र का शेप कुछ ऐसा होता है। अब हम मनुष्य की बात करते हैं। अगर कोई भी मनुष्य है, उसके अंदर कोशिका के अंदर में अगर केंद्रक है, उसके केंद्रक के अंदर में अब जो गुणसूत्र होगा, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र मतलब 23 जोड़ा। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसी भी मनुष्य के अंदर में 46 अर्थात 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये जो हमारा गुणसूत्र जो होता है, किसी भी मतलब कि मनुष्य का गुणसूत्र जो होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। ये जो हमारा गुणसूत्र हो गया, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, डीएनए, जो कि आप सभी ने नाम सुना होगा। क्या सुना होगा, डीएनए। पहला चीज क्या होता है, डीएनए। और दूसरा आपने सुना होगा हिस्टोस प्रोटीन। क्या सुना होगा, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा चीज क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। अब क्या मैंने बताया अभी आप लोगों को कि जो भी हमारे मनुष्य के अंदर या फिर जो भी हमारे अंदर में कोशिका है, कोशिका के अंदर में क्या पाया जाता है, केंद्रक होता है। किसी भी कोशिका के अंदर में बीच का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, केंद्रक होता है। अब वो केंद्रक कैसे बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो केंद्रक जो होता है वो गुणसूत्र से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, गुणसूत्र से बना होता है। अब गुणसूत्र मतलब कि कोई भी अगर कोशिका के अंदर में अगर केंद्रक बन रहा है, उसके अंदर में कितने गुणसूत्र हैं, तो ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और आपको याद रखना कि किसी भी मनुष्य के अंदर में एक जो होता है कोशिका, उसके अंदर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर 46 को अगर आधा करे तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब गुणसूत्र किससे बना होता है, तो गुणसूत्र जो बना होता है डीएनए से बना होता है और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये जो हमारी कोशिका होती है दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, फिर से ये जो कोशिका इस आधार पे, तो जिसमें केंद्रक होता है और एक में केंद्रक नहीं होता, इसके आधार पे भी दो टाइप होता है। फिर से एक जो कोशिका होती है वो दो टाइप का होता है। एक कोशिका होता है सोमेटिक कोशिका। क्या होता है, फिर से एक मान लेते हैं यहाँ पे कोशिका हुआ। ठीक है, एक सोमेटिक कोशिका होता है और एक होता है जनन कोशिका। क्या होता है, जनन कोशिका। अब ये जो
दो कोशिकाएं टाइप का होते हैं। ये जो बस सिंपल से इसमें इतना बात है ना, जो भी सोमेटिक कोशिकाएं होती है ये हमारे पूरे जो बॉडी होता है, बॉडी में नाखून हो गया, नाखून के बाद बाल हो गया, पूरे त्वचा हो गया, इन सभी के ऊपर जो भी कोशिकाएं प्रेजेंट है, इन सभी के ऊपर जो भी कोशिकाएं रहती है, किनके ऊपर, हमारे बाल के ऊपर, हमारे नाखून के अंदर या फिर हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं हैं वो है सोमेटिक कोशिका। मतलब कि जो भी कोशिकाएं कहाँ पे है, बाल, नाखून, इटीसी या फिर त्वचा, जो भी हमारे इसके ऊपर जो भी कोशिका है वो हो गया सोमेटिक कोशिका। तो फिर जनन कोशिका जो होते हैं ना, वो कहाँ पे होते हैं, वो जो होते हैं जनन कोशिका, मान लेते हैं कोई अगर पुरुष है, ठीक है, कोई भी अगर पुरुष है तो पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं, पुरुष के शुक्राणु में होते हैं जनन कोशिका। ये कहां पे होते हैं, पुरुष के शुक्राणु में जनन कोशिका होती है। और अगर कोई मादा है तो मादा के किस में होते हैं जनन कोशिका, तो अंडाणु में जनन कोशिका होते हैं। मादा की किस में जनन कोशिका होती है, अंडाणु में जनन कोशिका होती है। इसमें जो बाल को, ये जो भी बाल हुआ, नाखून हुआ, इन सभी में जो अति होते हैं, क्या गुणसूत्र की संख्या होती है, 46 होते हैं, 46 होते हैं गुणसूत्र। परंतु ये जो हमारे जनन कोशिका होती है, जैसे कि शुक्राणु में जो भी कोशिकाएं होंगी या फिर अंडाणु में जो भी मतलब कि गुणसूत्र होंगे, उसमें क्या होगा, मात्र 46, इसका आधा होता है। इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, इसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं। इन दोनों में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। फिर से मैंने क्या बताया आप लोगों को, बताते हैं कि कोशिका जो होती है दो टाइप का होता है। एक क्या होता है कि सोमेटिक कोशिका, और दूसरा क्या होता है जनन कोशिका। सोमेटिक कोशिका मतलब कि कहाँ पे पाया जाता है, हमारा बाल है, नाखून है, या फिर हमारा पूरा त्वचा जो है, पूरा जो शरीर है, उसके ऊपर जो भी कोशिका है, उसके ऊपर क्या कोशिका है, सोमेटिक कोशिकाएं हैं। और दूसरा जो जनन कोशिका है, जनन से ही पता चल रहा है कि जो भी जन्म करने वाला कोशिका है वो किस पे, कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं पहले जो भी मतलब अगर पुरुष है तो पुरुष के शुक्राणु के ऊपर होते हैं, और अगर कोई मादा है तो उसके अंडाणु में ये जनन कोशिकाएं होती है। यहां तक बात क्लियर है। तो आगे जो आप लोगों को हम बताएंगे कि मतलब कि कोई भी लड़का या फिर लड़की कैसे पैदा होती है, ये चर्चा करेंगे। और ये जो हम लोग चर्चा करेंगे ये हम लोग कल के लेक्चर में चर्चा करेंगे। यहाँ तक बस आज मतलब कि आज बस यहीं तक रखते हैं, और जो अब चर्चा करेंगे कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।